हेलो दोस्तों, आज है 3 जून और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू। तो सबसे पहले रोज़ की तरह एक कोट्स देख लें। आज का कोट्स है, व्हेन यू सी ए पर्सन हु हैज़ बीन गिवन मोर देन यू इन मनी एम्प ब्यूटी देन लुक एट दोज हु हैव गिवन लेस। तो क्या मैसेज है इसमें? जब भी व्हेन यू सी, ऐसे इंसान को आप जब देखो जिसके पास आपसे ज़्यादा पैसा है, आपसे ज़्यादा वेल्थ है, आपसे ज़्यादा हेल्थी है, आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो अगर आपको अपने आप में कमतर लगे, अपने आप में कमी लगे, अपने आप में आपको लगे कि मैं इससे बहुत नीचे हूँ, तो देन लुक एट दोज हु हैव ए गिवन लेस। तो आपको उन लोगों को देखना चाहिए जिनके पास आपसे भी कम है। समझ रहे बात? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैसेज क्या है? मैसेज आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा और डिफाइन करता हूँ। मतलब यह है कि जब भी आपको अपनी काबिलियत, अपनी शक्ति, अपना वेल्थ, अपनी मनी, अपनी ब्यूटी आपको दूसरों के मुकाबला में लगता है कि आपके पास बहुत कम है, आप इनसफिशिएंट है आपके लिए, तो यकीन मानिए वो इनसफिशिएंट आपको लगता है लेकिन वो है नहीं। और आप उन लोगों को देखिए जो आपसे भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो फिर ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है वो आपको कम नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट आप इमेजिन कीजिए कि एक बंदे के पास आंखें नहीं है, ठीक है, और उसके पास वेल्थ है, तो आपको नहीं लगता कि वो बहुत गरीब है? आप समझ रहे होंगे ना। एक बंदा जिसके पास पैर नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मसल से बहुत खूबसूरत है, आपको नहीं लगता कि आप उससे बहुत बेहतर है? एक बंदा बहुत वेल्थी है लेकिन उसके ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ठीक है, वो सोता है तो उसे नींद नहीं आती। समझ रहे बात? और लोग उसको पसंद नहीं करते, लोग उससे मोहब्बत नहीं करते, जबकि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके नेचर से प्यार करते हैं, आपकी आदतों से प्यार करते हैं। तो आप बताएं, आपको नहीं लगता जिसके पास वेल्थ है वो गरीब है और आप अमीर हैं? तो देखिए, ज़िंदगी की खुशी को और ज़िंदगी को कभी भी पैसे से और ख़ूबसूरती से और ताकत से, ठीक है, शोहरत से, कभी भी इससे मत तोलना। जब भी तोलना तो अपने आप को ये देख करके कि मेरे पास जो भी है, मैं जो भी हूँ, मैंने जो भी हासिल की है वो मेरे लिए बहुत है, सफिशिएंट है, और आगे भी अपनी काबिलियत से मैं जो भी प्राप्त करूँगा वो हमारे मन की शांति के लिए होगा, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की जो एक भीड़ जो भागी चली जा रही है जिस चीज़ को पाने के लिए, जिसमें खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, बल्कि मैं कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा उस चीज़ को पाने के लिए जिसमें मुझे सुकून मिलता है, जिसमें मुझे इत्मीनान मिलता है। तो ये हमारी मकसद होगी, और ये चीज़ के लिए जब जो कुछ भी हमारे पास है उसे हम कमतर नहीं आंकेंगे, बल्कि हम दूसरों से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिसके पास वो भी नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया ये मैसेज क्या था। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके ऊपर हम डिटेल से आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल से जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये सिस्टम है क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि यूनाइटेड नेशन का, यूएन का कई सारे बॉडी है। ठीक है, और यूएन की बात करें तो यूएन में क्या होता है कि इसका मकसद क्या है। देखिए पहले पर्पस समझ लेते हैं। सबसे पहले 1919 में लीग ऑफ नेशन बना था, आप जानते होंगे। जब 1914 से 1918, 1914 से 1919, हाँ शायद 1919, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुई थी और दुनिया में बहुत अशांति फैली थी और बहुत हत्याएं हुई, बहुत इंस्टेबिलिटी, और लोगों को बहुत ही नुकसान, माल जान की बहुत हानि हुई। तो कई सारे देशों को लगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए,
ये चीज़ कंट्रोल होनी चाहिए, एक शांति स्थापित होनी चाहिए, दुनिया में शांति होनी चाहिए, सब एक दूसरे को कोऑपरेशन होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए कि झगड़ा ना हो, इंस्टेबिलिटी ना हो, अमन कायम हो, तो 1919 में शायद 1919 में डेट कंफर्म नहीं हो, आप चेक कर लेना। अगर 1919 नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं, आप चेक कर लेना। तो क्या हुआ, 1919 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया। तो लीग ऑफ नेशन बनाने का मकसद ये था कि एक विधि अनुसार जो है इंटरनेशनल ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, और कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर एक्सपेंशन के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी देश के ऊपर अटैक नहीं करेगा, एक्सपेंशन पॉलिसी नहीं अपनाएगा, बल्कि एक विधि अनुसार एक मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तरफ जो है काम करेंगे। ठीक है। तो 1919 में जो बनाया गया था पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, दुनिया में ग्लोबल पीस सपोर्ट करने के लिए, पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, और लड़ाई को नहीं भंग करने के लिए ये चीज़ बनाया गया 1919 में। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन का रिजल्ट क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन पूरी तरीके से फेल हुआ और वर्ल्ड वार सेकेंड हो गया। 1939 से शुरू हो गया वर्ल्ड वार सेकेंड। और ये वर्ल्ड वार नागासाकी और हिरोशिमा, अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से नागासाकी हिरोशिमा, जब एक बहुत बड़ा रजिस्टर, बहुत बड़ी बर्बादी हुई, तो 1945 में अगस्त 1945 में, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को नागासाकी में अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था, और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में गिराया था। तो ये बॉम्ब, ये इतनी बड़ी डाइजेस्टर जो बनी थी जापान में, तो अगस्त के महीना में तकरीबन 1945 में ये वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, और फिर इस्टेब्लिश्ड हुआ 1945 में यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो अब यूएन बनना क्या मकसद था, लीग ऑफ नेशन को भंग कर दिया गया और यूनाइटेड नेशन बनाया गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि एक मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, और दुनिया में शांति स्थापित करनी है, और विधि अनुसार किसी भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेगा, किसी के पर जुल्म नहीं करेगा, विधि अनुसार जो है लॉ एस्टेब्लिश्ड, लॉ के अनुसार जो है चीज़ें चलेगी, कोई मनमानी नहीं करेगा। ठीक है। तो एक पर्पस था कि दुनिया में ग्लोबल पीस ऑर्डर कायम करना है और पीस ऑर्डर वर्ल्ड बनाना है, शांति स्थापित करनी है। तो यूनाइटेड नेशन का ये मकसद था। ठीक है। तो चलिए, ये तो बात समझ में आ गई। अब यूनाइटेड नेशन के कई सारे बॉडी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के कई सारे बॉडी है। तो अब देख लेते हैं कि पहले बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन में क्या होता है कि 5 परमानेंट मेंबर होता है। परमानेंट मेंबर क्या होता है, जो परमानेंट मेंबर होता है उसके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होता है। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यूएन में। ठीक है। और यूएन के कई सारे फंक्शन है, कई सारे बॉडी है, उसके कई सारे है। ठीक है, वो चीज़ है। तो अब पहले ये देखेंगे कि यूएन का क्या है, कि यूएन के पास ग्रेट पावर है। ठीक है, यूएन जो है एक टेबल टॉक है। ठीक है, और सारे जो झगड़े हैं वहाँ पर बातचीत करने का, समाधान, सॉल्यूशन निकालने का टेबल है। ठीक है। और यूएन का मेन काम है पीस को प्रोटेक्शन करना, पीस एस्टैब्लिश करना। और ये पीस एस्टैब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशन के पास, यूएन के पास, देखिए कई सारे, देखिए अब है क्या कि यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएन का ही मतलब एक बॉडी है, लेकिन कहा जाए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिर्फ एक बातचीत का घर है। लेकिन यूएनएससी जो है ये न्यूक्लियस है, यानी कि इसके पास कुछ ऐसे पावर है कि जो पीस एस्टैब्लिश करने के लिए जो है एक अच्छा स्टेप ले सकती है पीस एस्टैब्लिश करने के लिए। जैसे कि यूनाइटेड यूएन का जो चार्टर है, चैप्टर नंबर 7 अगर आप देखिएगा तो चैप्टर नंबर 7 में आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, पीस अगर आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपके पास पावर होनी चाहिए ना। तो अब देखिए यूनाइटेड नेशन के पास जो न्यूक्लियस है, यानी कि इसके पास जो पीस एस्टैब्लिश करने के लिए जो पावर है, ये चैप्टर नंबर 7 में आर्टिकल 40। तो ये क्या है, किसी भी 2 देश के बीच में डिक्लेरेशन कर सकते हैं, मीडिएशन कर सकते हैं, और जो है सीज़ फायर कर सकते हैं, झगड़े को बंद करने के लिए जो है मीडिएशन, सीज़ फायर, ये सब वगैरह जो है आर्टिकल 40 के तहत जो है ये कदम यूनाइटेड नेशन उठा सकती है।
आर्टिकल नंबर 41, आर्टिकल नंबर 41 के तहत यूनाइटेड नेशन उस देश के ऊपर जो किसी देश के ऊपर बदमाशी कर रही है, किसी के ऊपर जुल्म कर रही है, पीस ऑर्डर को जो है भंग कर रही है, तो उसके ऊपर यूनिलेटरली मतलब वन साइडली, यानी कि उसके ऊपर जो किसी देश के ऊपर जुल्म कर रही है वो यूनाइटेड नेशन उसके ऊपर एक एक्शन ले सकती है, सैंक्शंस लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। और यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज को उससे कही जाएगी कि आप इस देश से व्यापार बंद करें, इस देश से ट्रेड बंद करें, इस देश से आवागमन बंद करें, इस देश के जो है, तो मतलब उसको आइसोलेटेड हो जाना पड़ेगा। मतलब यूनाइटेड नेशन ने अगर सैंक्शंस लगा दिया तो ये एक बहुत बड़ी बात है, वो देश जो है दुनिया में आइसोलेट हो जाएगा, सब देश से कट छिड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आर्टिकल नंबर 41 के तहत यूनाइटेड नेशन के पास अच्छी खासी पावर है। आर्टिकल नंबर 42, तो आर्टिकल नंबर 42 में क्या है कि अगर कोई देश नहीं मानता और किसी देश के ऊपर हमला करके उसको कब्जा करना चाहता है, जो पीस ऑर्डर को जो है भंग करना चाहता है और इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहता है, तो 42 के तहत जितने भी मेंबर कंट्री है, यूनाइटेड नेशंस अब एक मेंबर कंट्री से कह सकती है कि पीस मिलिट्री दिया जाए, पीस फोर्स दिया जाए, और जो देश जो है बदमाशी कर रही है उस देश के ऊपर एक्शन लिया जाए, उनके ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया जाए। सीधा यूनाइटेड नेशन उस देश में जो है उस कंट्री के खिलाफ जो है मिलिट्री एक्शन ले सकती है। आर्टिकल नंबर 42, तो देखा जा रहा है कि अच्छी खासी पावर है यूनाइटेड नेशन के पास। ठीक है, तो ये देखिए, तो अब हम बात करें रिफॉर्म की, बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की क्या बात है। पावर तो है, लेकिन पावर किस तरीके से वीटो जिस देश के पास है वो किस तरीके से पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करती है अपने मनमानी तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंबरशिप की, बात करेंगे। देखिए, रिफॉर्म में सबसे पहले मेंबरशिप आप जानते हैं कि 5 वीटो पावर वाले मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट नॉन वीटो पावर मेंबर है। ठीक है, तो नॉन परमानेंट मेंबर के पास क्या पावर होता है और ये क्या काम कर सकते हैं, और वीटो पावर वाले के पास क्या पावर होता है, ये क्या कर सकते हैं और ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका शुरुआती दौर में देखेंगे। जब 1945 में यूनाइटेड नेशन फॉर्म किया गया था, उस वक्त 51 कंट्री थे। यूनाइटेड नेशन में 51 कंट्री थे। ठीक है, और 5 परमानेंट मेंबर थे, 5 परमानेंट मेंबर थे और 6 नॉन परमानेंट मेंबर थे। यानी कि 1945 में सिर्फ 51 कंट्री थे यूनाइटेड नेशन में, और तभी 5 परमानेंट मेंबर था और 6 नॉन परमानेंट मेंबर था। ठीक है, 1963 में क्या हुआ, यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 113 मेंबर हो गया। ठीक है, तो 113 मेंबर होने के बाद तो 5 मेंबर तो रहा जिसके पास वीटो पावर भी है, और जो 6 मेंबर था नॉन परमानेंट, 6 से 4 कर दिया गया, मतलब 4 और बढ़ा दिया गया, 10 कर दिया गया। ठीक है, 10 कर दिया गया। और 1963 के बाद अभी हम लोग पहुंच गए 2020 में। ठीक है, अब 2020 में देखिए यूनाइटेड नेशन में 193 देश मेंबर है। कितना है, 193। और 193 देश मेंबर होने के बावजूद भी 5 परमानेंट मेंबर वाले कंट्री है और 10 नॉन परमानेंट है। ठीक है, 5 के पास वीटो पावर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जिसके पास वीटो नहीं है और कई सारे पावर नहीं है। तो आप देख रहे हैं, जब 51 था तो 5 वीटो पावर वाले थे और 6 नॉन वीटो वाले थे, और जब 113 हुआ तब 5 वीटो वाले थे और 10 नॉन वीटो वाले हो गए। और ये था 1963 में ऐसा हुआ था। ठीक है, यानी कि 113 मेंबर होने पर 4 बढ़ा दिया गया था, 6 बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 6 बढ़ा दिया गया था, बार बार करेंगे। बात क्या, 113 कंट्री में 6 बढ़ा दिया गया, मतलब 4 बढ़ा दिया गया तो 10 हो गया। और 1963 से अभी तक जो है 193 मेंबर हो चुके हैं, लेकिन मेंबर वीटो वाले 5 है और नॉन वीटो वाले 10 है, मतलब ये नहीं बढ़ा गया। समझ रहे बात, तो ये बात समझ में आ गया, पता चल रहा है, मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि अब 193 देश है तो अब वीटो पावर वाले भी बढ़नी चाहिए और नॉन परमानेंट वीटो वाले भी बढ़नी चाहिए, मतलब 5 से बढ़नी चाहिए, और ये जो अभी नॉन परमानेंट है इसको भी 10 से बढ़नी चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए वीटो में रिफॉर्म करने की बात है। वीटो में रिफॉर्म, जिसके पास जो परमानेंट मेंबर वाले जो होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है, और वीटो पावर वाले क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम जैसे कि बात कर रहे थे ना कि आर्टिकल नंबर 40 के तहत मीडिएशन का काम कर सकती है, डिक्लेरेशन कर सकती है, ऑफरिंग कर सकती है, पीस एस्टेब्लिश करने के लिए जो है ये सब चीज़ें जो है सीज फायर करने के लिए ये सब बातें कर सकती है। तो वीटो वाले देश क्या करते हैं जानते हैं,
ये सब चीज़ में अड़ंगा डालती है। आर्टिकल नंबर 14 जो सेंसस वाली चीज़ है, अगर यूएन चाहती है कि जो है इजराइल के ऊपर सेंसस लगाया जाए तो अमेरिका जो है वीटो कर देता है। ठीक है। अगर चाहता है, यूनाइटेड नेशन चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है पाकिस्तान के ऊपर सेंसस लगाया जाए तो क्या करता है, चाइना वीटो कर देता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर भारत के ऊपर, तो फिर कई सारे, मतलब समझ लिए, मतलब बात यह है कि वीटो कर दिया जाता है, मतलब काम आगे नहीं बढ़े दिया जाता है। वीटो वाले जो है बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो वीटो वाले के पास क्या करते हैं, ये स्टॉप करने का काम, अड़ंगा डालने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये एक रिफॉर्म की बात है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई में इजराइल गलत कर रहा है, फ़लस्तीन की ज़मीन को कब्जा कर रहा है, वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों को सता रहा है, वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप बना रहा है, और फिर लोग बहुत परेशान हैं, जेल बना दिया पूरा वेस्ट बैंक, पूरा गाज़ा पट्टी को, और आए दिन बच्चों की और किस तरीके से हम बॉडी देखते हैं, और फिर वहाँ की औरतों की जो स्थिति देखते हैं, वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ है, सऊदी अरब जो है यमन में, सऊदी और ईरान का वार चलते रहता है यमन में, सीरिया में, और किस तरीके से हालात वहाँ ख़राब है, बिल्कुल दयनीय स्थिति बन चुकी है। यूनाइटेड नेशन कई सारे जो है एक्शन लेना चाहता है, लेकिन सऊदी के ऊपर एक्शन नहीं हो पाती है, ईरान के ऊपर एक्शन नहीं हो पाती है। क्यों? कोई ना कोई देश वीटो कर देता है, उस चीज़ को जो है पीस को एस्टेब्लिश होने नहीं देता है। वीटो वाले बहुत अड़ंगा डाल देते हैं, समझ रहे बात। तो ये वीटो पावर जिसके पास होता है, ये बहुत जो है मिस यूज करते हैं पावर का। तो ये काम हो गया। ठीक है। और सेंसन को जो है ये चीज़ करते हैं, ये सब जो है अड़ंगा डालने का काम करते हैं। और दूसरी बात है कि इन लोग को, वीटो वाले के पास देखिए क्या है। देखिए पहली बात ये है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर होती है उनका इलेक्शन होता है, 3 साल 5 साल में जो है उनका चुनाव होता है। ठीक है। लेकिन वीटो वालों का कोई दिक्कत नहीं है, ये मेंबर हमेशा रहेंगे, इनका कोई चुनाव नहीं होगा। ठीक है। और ये जो है यूएन का बॉडी है, यानी कि यूएन के हर बॉडी का जो है मेंबर होंगे ये, और उनके पास उतना ही पावर होगा वीटो करने का। ठीक है, हर बॉडी में। और फिर उसके बाद देखिए क्या है, इनके पास इलेक्शन का कोई खौफ ही नहीं है। और फिर प्रेस्टीज की बात है, समझ बात, वीटो पावर लगा मतलब आपको मिल रहा है, तो प्रेस्टीज की बात है, सम्मान की बात है। आप किसी भी चीज़ को जो है, जो पूरा इंटरनेशनल तौर पर जो है एक प्रभाव डाल सकता है, आप उसको रोक सकते हैं, जैसे कि चाइना और अमेरिका और रसिया, ये सब देशें जो है रोकती हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि अब प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म क्या है। प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म की बात करें तो इसमें वही चीज़ है कि इसमें नॉन परमानेंट मेंबर के पास जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, इसके पावर बढ़ानी चाहिए। और देखिए है तो मतलब नॉन परमानेंट मेंबर 10 है। ठीक है। और परमानेंट 5 है, तो 15 हो गया टोटल। तो 15 में से देखिए क्या है कि अगर देखिए 9 मेंबर अगर एक सहमति पर अगर आ गए, किसी बात पर एक सहमति पर आ गए, तो 9 मेंबर आ जाने के बाद जो है 15 में से 9 मेंबर अगर आ गए, यानी कि परमानेंट नॉन परमानेंट मिला करके 15 में से 9 आ गए, तो फिर क्या होगा, वो काम जो है आगे बढ़ जाएगा, मतलब उस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इसमें प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म में इसमें भी कुछ रिफॉर्म होना चाहिए। जब 9 देश की अगर बात करें, परमानेंट नॉन परमानेंट मिला करके, तो बाकी 6 का भी तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना पड़ेगा। 6 देश के पास भी अगर उनके पास नॉन वीटो है या फिर वीटो है, तो आप उनको जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनको भी जो है देखना पड़ेगा। तो ये रिफॉर्म की बात है। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो चलिए और देखिए क्या चीज़ है। अब हम बात करेंगे कि नेगोशिएशन प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है। नेगोशिएशन प्रोसेस की बात है कि कई सारे देश जो है शुरू से बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जो है उनको वीटो मिल जाए, उनको परमानेंट मेंबर मिल जाए, नॉन परमानेंट मेंबर मिल जाए, तो कई सारे देश कोशिश में है। तो इस बार क्या है कि ये चीज़ भी है कि भारत जो है इस बार जो है जून में, यानी कि जून में 27 जून को शायद जो है इसका इलेक्शन होने वाला है, और इस बार कोशिश है कि भारत जो है नॉन परमानेंट मेंबर में जो है इलेक्ट हो सकता है यार। ठीक है। नॉन परमानेंट शायद ये 8 या 9 बार है, 8 या 9 बार है कि भारत जो है नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला है। यानी कि इस बार में उम्मीद है कि भारत जो है ये इलेक्ट हो जाएगा, नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है। 27 जून को शायद इलेक्शन है। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए ये टॉपिक हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए भारत का कंसर्न है कि भारत वीटो चाहता है, वीटो पावर देश बनना चाहता है। भारत चाहता है कि यूएन में उनके पास वीटो पावर हो। तो इसके लिए देखिए कई सारे जो है नेगोशिएशन है, G4 कंट्री है। तो G4 कंट्री में क्या है कि G4 में कई सारे देश है, ब्राज़ील है, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है। ये देश का डिमांड क्या है, ये देश का डिमांड ये है कि हमको परमानेंट मेंबर दीजिए, और हमारे पास वीटो पावर होनी चाहिए, और परमानेंट मेंबर हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हम बड़े देश है, हमारे पास बड़ी आबादी है, और इस हिसाब से हमारे पास हमारी इकोनॉमी भी अच्छी है, तो हमें वीटो मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सब देशों का डिमांड है, ब्राज़ील, इंडिया, जापान, जर्मनी वीटो पावर का डिमांड करते हैं। अब देखिए इसी के अगेंस्ट में कॉफ़ी क्लब नाम का एक ग्रुप है।
ठीक है। कॉफ़ी क्लब ग्रुप में डेवलपिंग कंट्री 42 डेवलपिंग कंट्री है। आप डेवलपिंग कंट्री समझते होंगे। डेवलपिंग कंट्री वो होता है जो विकासशील देश है, यानी कि अभी विकसित हुआ नहीं, विकासशील है। ठीक है। तो 42 डेवलपिंग कंट्री और पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना, ये सब देश जो क्या करते हैं ना, G4 के वीटो पावर के डिमांड को, यानी कि परमानेंट डिमांड को कहते हैं कि नहीं, इनको नहीं मिलना चाहिए, ये इनकार करते हैं, ये जो है इनको खींचते हैं। मतलब G4 जो मांगते हैं, डिमांड करते हैं ना, तो ये जो है इस डिमांड को जो है अब ब्राज़ील को अर्जेंटीना करता है, जापान को जो है शायद इटली कर, जर्मनी को शायद इटली जो है नहीं लेने देना चाहता है, और इंडिया को पाकिस्तान जो है ये कहता है कि इनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एशिया का जो है प्रतिनिधित्व जो है केवल इंडिया नहीं करता है, इंडिया जो है पाकिस्तान भी करता है। तो इस तरीके से जो है अड़ंगा डालते हैं ये लोग भी जो है। कॉफ़ी क्लब जो है क्या करते हैं, G4 कंपनी जो G4 मेंबर जो चाहते हैं कि उनको मेंबर मिल जाए, वीटो परमानेंट मेंबर मिल जाए, और ये जो है अड़ंगा डालने का काम करते हैं कॉफ़ी क्लब। और फिर 42 डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना इंक्लूड सब, ये लोग क्या करते हैं, G4 को नहीं देना चाहते हैं। फिर अफ्रीकन यूनियन भी चाहते हैं कि इनका भी जो है कुछ वीटो पावर होना चाहिए, उनको भी परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए। तो 53 कंट्री अफ्रीकन यूनियन में है, इनका भी डिमांड क्या है कि कम से कम हमारे 2 देशों को वीटो पावर, परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए, परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें परमानेंट सीट वो मिलनी चाहिए कि जो सीट वीटो पावर हो। क्योंकि देखिए क्या है ना कि अब देखिए कि वीटो कौन कौन देश के पास वीटो पावर है। रसिया के पास है, ठीक है, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, ठीक है, यूके के पास है, फ्रांस के पास है। समझ रहे बात, रसिया के पास है, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, यूके के पास है, फ्रांस के पास है। अब इसमें से कितने देश यूरोपियन कंट्री है? फ्रांस यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यूके यूरोपियन कंट्री है, देख रहे हैं, फ्रांस यूरोपियन कंट्री है, यूके यूरोपियन कंट्री है, और रसिया भी देख लीजिए, प्रतिनिधित्व नहीं करता है एशिया के बहुत बड़ी आबादी को, ठीक है। और देख ले चाइना, ठीक है, चाइना, तो चाइना के पास वीटो है। देखिए रसिया के पास है, फ्रांस के पास है, यूके के पास है, और एक और कौन है, ठीक है, देख लेना आप। तो 5 देशों के पास है, ठीक है। तो आप देखिए कि यूरोप के पास ज़्यादा है, यूरोप के पास ज़्यादा है, यानी कि यूरोप के, हाँ अमेरिका, सॉरी, रसिया, अमेरिका, चाइना, यूके, फ्रांस, ठीक है, ये 5 देशों के पास वीटो है। अब देखिए यूरोप कंट्री की बात करें तो 2 यूरोप कंट्री के पास वीटो पावर है, यूके के पास भी है, फ्रांस के पास है। बल्कि अब यूके और फ्रांस के पास उतना पावर है भी नहीं, उतना डेवलप्ड है भी नहीं, मतलब डेवलप्ड है, लेकिन अब देखिए अब क्या हो गया ना, अब कई सारे देश जो है उनके स्थान लेने वाली है। भारत हकदार है, जापान हकदार है, ठीक है, जर्मनी हकदार है। तो इन लोगों को ये चीज़ मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इतना सारा, तो अफ्रीकन यूनियन के क्या कहना है, अफ्रीकन यूनियन की हमारी 53 कंट्री है, तो 53 कंट्री में हमें 2 देश को वीटो मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ी आबादी हमारे पास है, और इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 परमानेंट सीट हमको चाहिए यूनाइटेड नेशन में। उसी तरीके से AL69 ग्रुप है, AL69 ग्रुप में क्या है, डेवलपिंग कंट्री है और आइलैंड कंट्री है। इन लोग का भी अपना जो है प्रतिनिधित्व का डिमांड करते हैं, इसमें इंडिया और ब्राज़ील भी शामिल है, ये लोग जो है सपोर्ट करते हैं। फिर OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इनका भी डिमांड है कि इस्लामिक जो है कंट्री का जो है प्रतिनिधित्व जो है ना के बराबर है, और जितने भी यूनाइटेड नेशन का एक्टिविटीज़ होता है, एक्शन होता है, वो मिडिल ईस्ट में ज़्यादा होता है। तो इस्लामिक कंट्रीज़ का जो है प्रतिनिधित्व जो है होना चाहिए, ये भी जो है अपना वीटो का डिमांड करते हैं। और फिर उसके बाद जो है कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन में रिलीजन के बेस पर जो है वीटो का कोई और मेंबर का कोई जो है बेस नहीं है, कि रिलीजन के बेस पर ऐसा नहीं होता कि आपको जो है धर्म के आधार पर जो है आपको मेंबरशिप, वीटो या फिर नॉन परमानेंट मिल जाए, ठीक है। तो ये बात था। तो आई होप कि ये टॉपिक बहुत डीपली मैंने डिस्कस किया और आपको पूरा समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे GS पेपर 3 में ये काम आएगा। देखिए क्या है, छोटा सा ये एक बात है, इसको पहले थोड़ा सा ऐसे ही मैं सरसरी तौर पर बता देता हूँ। तो अभी देखिए क्या हुआ कि जिस बात का भारत सरकार को डर था कि ना हो, वही चीज़ हो गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने हमारी अर्थव्यवस्था के हमारी जो रेटिंग है उसको गिरा दिया है, ठीक है। हमारी रेटिंग को B से C कर दिया है, समझ रहे बात। हमारी रेटिंग पहले B थी, B भी अच्छा नहीं था लेकिन ठीक ठाक था, अब B से C कर दिया गया। तो ये रेटिंग एजेंसी कौन से, मोडी, S&P, फिच, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब कहिएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्या फ़ायदा है। देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से फ़ायदा ये है
कि आपकी रेटिंग अगर अच्छी होती है ना तो आपके देश में फैक्ट्रीज आता है, इंडस्ट्रीज आता है, एफडीआई आता है, डेवलपमेंट आता है, दूसरे देश जो है आपके देश में आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो रेटिंग एजेंसी अगर हमारी रेटिंग गिरा देगी तो फिर इससे क्या होगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, एफडीआई कम आएगी, इससे हमारा डेवलपमेंट जो है इसमें असर पड़ेगा। तो कोशिश थी कि ये चीज़ ना हो, लेकिन ये चीज़ हो गया। लेकिन फिर कहा जा रहा है कि देखिए फिर भी भारत को पॉजिटिव होना चाहिए और ना नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और अपने अंदर के इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि भारत में जो इतनी बड़ी विपदा आई है, संकट आई है, इस संकट को उभरने की कोशिश की जाए और अपने मार्जिनल सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की जाए, गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हैंड को मजबूत किया जाए, उनके हाथ को मजबूत किया जाए, ताकि हमारी इकोनॉमी का पहिया जो है फिर से पहले की तरह स्मूथली चलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ था, इसको देख लीजिएगा। और फिर एक टॉपिक हमारे पास क्या है, एक टॉपिक है जीएस पेपर 2 में काम आएगा, और ये है WHO से। ठीक है, WHO के ऊपर ये टॉपिक है। तो 22 मई 2020 को हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब, ठीक है, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चीफ चुने गए। ठीक है, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चीफ चुने गए, जिसमें 34 मेंबर है, उनके चेयरमैन बन गए। अब जो है WHO के चेयरमैन तो मिल गया, इससे पहले भी हम आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही ख़राब टाइम में मिला, जबकि WHO के साख पर बट्टा लग चुका है। तो अब भी बहुत कुछ है WHO के पास, चेयरमैनशिप मिली है, हर्षवर्धन हमारे चेयरमैन बने हैं WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। तो अब क्या भारत को आगे देखना चाहिए, WHO से भारत को क्या हासिल करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि भारत को 5 एलिमेंट है जिस पर अप्रोच करनी चाहिए। WHO के चेयरमैन मेंबर हेड बनने के लिए बन चुके हैं, अब इसके लिए अप्रोच क्या करनी चाहिए। सबसे पहली बात, जैसी एपिडेमिक स्थिति अभी बनी है और WHO की लापरवाही रही, तो अब भारत को ये देखना है भविष्य में, फ्यूचर में WHO को इतना स्ट्रेंथ किया जाए कि आने वाले कल में, आने वाले दिनों में अब कोविड-19 के जैसी महामारी से अच्छा से ट्रेस किया जाए, इसके साथ अच्छा देशों के साथ अच्छा मैनेजमेंट हो, ताकि इतना ज़्यादा बीमारी ना फैल जाए, ताकि इसको फिर पूरा दुनिया को लॉकडाउन करना पड़ जाए। ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा होनी चाहिए। भारत को सबसे पहले ये बात जो है अपने दिमाग में WHO को चेयरमैन बनने के बाद ये चीज़ जो है करने की कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा ऐसी स्थिति जो है बर्पा ना हो। इसके लिए जो भी तैयारी, जो भी कमियाँ हैं, उसको फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। दूसरा, प्रमोट करना चाहिए मल्टीलेटरल मैकेनिज्म। देखिए मल्टीलेटरल, तो मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है। देखिए यूनिपोलर, मल्टीलेटरल, ये वर्ड पहले समझ लीजिए। यूनिपोलर क्या होता है कि जब एक देश अपनी मनमानी तरीके से फैसला लेती है, दूसरे देश के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर जो है प्रभावित करती है। अमेरिका यूनिलेटरल फैसले लेती है, अब चाइना भी यूनिलेटरल फैसले लेने लगा। तो अब भारत को क्या चाहिए, भारत को चाहिए कि अब चेयरमैन आप बने हैं तो आपको देखना है कि WHO का जो ग्राउंड है ये मल्टीलेटरल होना चाहिए, ताकि सभी देशों के हित समाहित हो, किसी भी देश का अकेला प्रभाव इसके ऊपर ना हो। चेयरमैनशिप आपके हाथ में होगी तो आपको मल्टीलेटरल मैकेनिज्म ऑर्डर बनाने की कोशिश करनी है, वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश करनी है, ताकि सब देशों का हित समाहित हो, ना कि एक देश के हित समाहित हो। जैसा कि चाइना ने अभी WHO का इस्तेमाल किया, यूनिलेटरली किया, जो WHO के ऊपर साख पर बट्टा लगा, और ये जो है WHO के ऊपर जो है कई सारी चीज़ें जो है शिकायतें हुई। तीसरा चीज़ करना, इंश्योर हेल्थ इमरजेंसी एसेसिबिलिटी। जिस तरीके से जो लापरवाहियाँ हुई और जो भी WHO की कोताहियाँ और जो भी कमियाँ हैं हेल्थ इमरजेंसी में, जो भी कमियां, अभी सब कुछ समझ के सब कुछ बाहर निकल करके आ गई है। स्थिति जो है सब कुछ सबके सामने स्पष्ट हो गई है। WHO की क्या कमियां, अमेरिका की क्या कमियां, भारत की क्या कमियां हैं, चाइना की क्या कमियां हैं, डेवलपिंग कंट्री की, डेवलप्ड कंट्री की क्या कमियां हैं, तो इटली की क्या कमियां है, स्पेन की क्या कमियां है, जर्मनी की क्या कमियां है, ईरान की क्या कमियां हैं। तो कोविड-19 ने ये सब कमियां सबकी बाहर कर दी है। तो अब इसकी एसेसिबिलिटी करने की कोशिश करनी चाहिए। WHO की जो भी कमियां हैं भारत को ये कोशिश करनी चाहिए। परमानेंट ग्लोबल बैन ऑन द कंजप्शन ट्रेड वाइल्ड एनिमल। देखिए जानवरों के ऊपर भी जो है WHO की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है जानवरों को, इसके ऊपर जो है WHO को, जो चेयरमैन आप भारत बने तो इसको लेकर कंसर्न है, ये चीज़ जो है बंद करनी चाहिए। 5वां स्टेप होनी चाहिए कि स्टे अलूफ फ्रॉम द वेस्ट कैंपेन, और पश्चिम के
हित को साधने से दूर रहनी चाहिए, ताइवान को लेकर दूर रहनी चाहिए, क्योंकि ताइवान को जो है यूएन का जो है चाइना में मान लिया गया है कि ताइवान चाइना है। यूनाइटेड नेशन में ये चीज़ एग्री हो चुका है। अब ताइवान के अंदर भी जो है चाइना का ताइवान के खिलाफ सेंटीमेंट जो है, और प्लस ताइवान के लोग भी जो है चाइना का सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में भारत को इंटरनल पॉलिटिक्स को समझते हुए ताइवान का कभी भी WHO का मेंबरशिप में ताइवान को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, और फिर चाइना को नाराज़ नहीं करनी चाहिए। और वेस्टर्न कैंपेन से, वेस्टर्न बहकावे से, वेस्टर्न जो है उनके प्रभाव से बचना चाहिए। तो ये चीज़ जो है भारत को करने की ज़रूरत है। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ, आपको समझ में आया होगा। और आप शेयर भी नहीं करते, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मत करो, लेकिन चलो ठीक है। तो चलते हैं, दूसरा दिन मिलते हैं। थैंक यू।